अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज मैं पहले ही बता दूं कि नवंबर की 23 तारीख है और उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे पिछले वीलॉग को देखा और मुझे बताया कि जो मैंने तारीख बयान की थी उस वीलॉग में, यानी जिस तारीख को मैं वो वीलॉग कर रहा था, वो तारीख उससे 2 दिन पीछे थी। आप सब हजरात का बेहद शुक्रिया। आपने वीलॉग में तारीख नोट की और बाकी जो कुछ वीलॉग में कहा गया था उसके हवाले से आपके सवालात मुझ तक नहीं पहुँचे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम व्लॉग के मज़ामीन को भी जहन में रखें और तारीख़ के हवाले से जो है उस पर भी तवज्जो रखें और व्लॉग के मटीरियल पे भी। बहरहाल आपको जैसे कि पता है कि हिस्ट्री से एक शगफ़ है और हिस्ट्री से शगफ़ की वजह से अक्सर किताबें वगैरह जो हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ और आपके सामने पेश करता रहता हूँ। तारीख़ की किताबें इसीलिए होती हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकें और आगे हम लोग अपनी ज़मीन से पेवस्त रह सकें और अपने आप को जान सकें कि हम कहाँ से आए थे, कौन है, क्या करते हैं और इस तरह की बातें। तो आज की जो मैं किताब आपके लिए लेके आया हूँ, ये भी एक बड़े मशहूर मुसन्निफ़ की किताब है और इनका नाम है डॉक्टर मुबारक अली, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं जो मुग़ल सल्तनत के ऊपर हैं, मुसलमान माशरे के अलमिया के ऊपर हैं, तारीख़ के बदलते नज़रियात के ऊपर है और आज की दुनिया और हिस्ट्री के हवाले से इनका बड़ा काम है। तो मैं इनकी ये किताब जो लेके आया हूँ, वैसे तो इनके बड़ी किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन आज मैं ज़रा कुछ कबर्ड की सफाई कर रहा था तो मैंने सोचा ज़रा ये किताबें साफ़ कर लूँ। तो इस दौरान ये किताब मेरे हाथ में आई। काफ़ी पहले मैंने ख़रीदी थी, पढ़ा भी था, तो मैंने सोचा इसका एक आधा चैप्टर आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो ये है बेसिकली डॉक्टर मुबारक अली की सिंध, खामोशी की आवाज़। बड़ी ये इनकी चंद मशहूर इसमें से है, किताबों में से। और इसमें मैंने एक चैप्टर चूज़ किया है और इस चैप्टर को मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको पढ़ के पेश करूं कि ये किस हवाले से है। तो ये जो हिस्ट्री है, ये बेसिकली उस ज़माने की है जब अभी अरब्स सिंध पे आए नहीं थे। और जैसा कि हमने सिंध की किताबों में पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम तशरीफ़ लेके आए और उससे पहले भी तो यहाँ कौम एक आबाद थी, तो उसके हवाले से ये मैं आपसे पेश करना चाह रहा हूँ। तो इस किताब में ये लिखा है कि अरबों के आने से पहले सिंध पर राय और बरहमन ख़ानदानों की हुक्मरानी हुआ करती थी और ये जो है हम असर माखज़ों के ना होने के सबब, यानी कि प्रॉपर हिस्ट्री ना होने के सबब, इन तारीख में इन ख़ानदानों की जो हिस्ट्री है बड़ी ज़बरदस्त कमी है उसमें। यानी कि हमारे पास इतना वो डाटा नहीं है, हमारे पास इतना कोई इसके बारे में वसूख से बयान नहीं किया जा सकता कि वाक़यात किस तरह हुए हैं, किस तरह नहीं हुए। तो इस अहद की सकाफ़ती, मुआशरती और मुआशी हालत के बारे में कोई बात जो है ना वसूख से नहीं की जा सकती कि जिस ज़माने में राय और बरहमन ख़ानदान यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे सिंध में अरबों के आने से पहले, तो यहाँ की जो आपकी सोशल लाइफ थी, जो आपकी कल्चरल लाइफ थी, वो किस तरह की थी। बहरहाल राइटर्स जो होते हैं वो एक सरसरी खाका पेश करते हैं और तहकीक जो है वो हमेशा चलती रहती है। तो बरसगीर और दूसरी जो इसकी वो है क्या नाम है, जो आपके बरसगीर हिंदुस्तान में भी ये बता रहे हैं कि दूसरी रियासतों की तरह बादशाहत का निज़ाम था। बादशाहत के निज़ाम का मतलब आप एरिस्टोक्रेट या आप लॉर्ड्स का निज़ाम अगर आपने इंग्लैंड में पढ़ा है, जैसे कि 16th सेंचुरी में किंग्स थे, मोनार्की थी,
यूरोप में जिस तरह थी, तो यहाँ पे भी इसी तरह एक मोनार्की का सिस्टम था। और लोग जो है मोनार्क्स के साथ जो है उनके सिस्टम्स, बनाए हुए सिस्टम्स के अंदर चला करते थे। और जो सबसे पावरफुल आपका पर्सन होता था किसी भी स्टेट में, वो आपका किंग ही हुआ करता था। जैसे इंग्लैंड में 16वीं सेंचुरी में मोनार्क्स हुआ करते थे। और ये सारा कुछ जो था ये मोरोसियत पे चलता था, यानी कि किंग का बेटा और बेटे का बेटा, इस तरह ये चीज़ें चला करती थी। इसी तरह जो बादशाहों को मशवरा देने वाले हुआ करते थे वो मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ये उस जमाने का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो मतलब बाकी लोगों की निस्बत अपनी अक्लमंदी और दानिश में मशहूर हुआ करता था, इसीलिए वो किंग्स के करीब हुआ करता था। और जो लॉर्ड्स ये कह लें या मोनार्क कह लें या आप कह लें कि जो किंग होता था, उसका ओहदा या उसका डेजिग्नेशन तो मोरसी हुआ करता था, यानी टू फैमिली चला करता था। लेकिन जो वजीर होता था वो मेरिट पे आता था, अपनी अकल से, अपने तदब्बुर से, अपनी विजडम से, अपनी एडवाइजेस की वजह से वो वजीर हुआ करता था। ये उस जमाने का स्ट्रक्चर था। और इसी तरह हुकूमत के मामले जो हैं वो दो लोग चलाया करते थे। एक तो ब्राह्मण्स होते थे और दूसरा जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, नजूम का बड़ा अमल दखल था उस ज़माने में। वो पेशन गोइयाँ फरमाया करते थे कि क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है, और इस तरह वो चीज़ें चलते थे। इसके बाद आपकी एक एरिस्टोक्रास आती थी जिसको आप रिच क्लास कह लें, उमरा कह लें। और जो आपके एग्जेक्टिव होती थी, जो आपकी उसमें होती थी अरिस्टोक्रेसी जिसको आप बोले, हुकूमत के ओहदों पे हुआ करती थी। और फिर उस जमाने की जो आर्मी होती थी उसके अंदर हुआ करते थे। बादशाहत या किंगमैनशिप या मोनार्की जो है वो बेसिकली मोरोसियत पे ही डिपेंड करती थी, लेकिन ये तय नहीं होता था कि बादशाह के जाने के बाद अगला कौन होगा। तो इसी वजह से जो है बाज़ वक़्त ये होता था कि जो अरिस्टो क्लास होती थी, जो किंग्स के करीब होती थी, वो कोशिश करती थी कि किसी तरह हमें जो है ना बादशाह का कह लें कि उसके हम क्लोज हो जाएं। बादशाह के क्लोज होने से ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि अगर बादशाह इसको वारिस नहीं बनाएगा तो नेक्स्ट वारिस कौन हो जाता। और इसी तरह अगर कोई एक ख़ानदान की जगह कोई दूसरा ख़ानदान उस पर काबिज हो जाता तो वो फिर अवाम उसको बेचूनो चरा तस्लीम कर लेते थे। तो नए शामिल होने वालों को मैं बताता चलूँ कि आज मैं जिस किताब का आपके सामने चैप्टर पेश कर रहा हूँ ये डॉक्टर मुबारक अली की है और ये सिंध से रिलेटेड है। तो इसी तरह जब जिस तरह ये मैंने शुरू में आपको बताया कि ये राय और बरहमन ख़ानदान थे शुरू में, तो बाद में फिर सिंध में एक और फैमिली आ गई थी, चच फैमिली जिसको बोलते हैं। चचनामा के बारे में आपने सुना होगा, ये काफ़ी एक मशहूर किताब है। तो चच के बारे में भी इस किताब में यही लिखा है कि उसमें भी एक कंस्पिरेसी का अमल दखल था। इसी तरह जो नया हुक्मरान आता था वो अपने पुराने तबके के जो हुक्मरान हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, उनको ख़त्म करके अपने लोगों को लेके आता था और उनको प्रॉपर्टीज़ देता था, उनको इल्काबात देता था और इस तरह उनको अपना जो है ना, यूँ कह लीजिए कि उनको अपनी हमायत याफ्ता तबका बनाया करता था। और इसी तरह ये लोग अपनी जो हुकूमतें हैं इनको मुस्तहकम किया करते थे। और इसी तरह जब नया हुक्मरान आता था तो पुराने ख़ानदान का जो हरम होता था उस पर कब्ज़ा कर लेता था। किंग्स और मोनार्की में जो है हरम हुआ करता था जिसमें बेशुमार कनीज़ें और बीवियाँ हुआ करती थी। और ऐसा भी होता था कि जो नया आने वाला किंग है वो पुराने किंग की बीवी से शादी कर लेता था। तो चच ने भी राय ख़ानदान के आखिरी राजा की बीवी से शादी की जिसने इसके हक को अवाम की नज़रों में और बढ़ा दिया। डॉक्टर मुबारक अली की किताब सिंध कहती है इस बारे में। आगे फिर वो थोड़ा सा जब चच के आने से पहले वो एक नक्शा खींच रहे हैं डॉक्टर मुबारक अली की बेसिकली उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन क्या थी। ये प्री अरब्स की बात हो रही है। वो बताते हैं कि बड़े सगीर हिंदुस्तान में छोटी छोटी रास्तें थी जो हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी और कोशिश यही होती थी कि एक रियासत का राजा जो है दूसरी रियासत
पे कब्जा कर लें और एक दूसरे के इलाकों पे कब्जे किए जाते। इसलिए तमाम रियासतें जो हैं प्री अरब सिंध में वो इस बात की कोशिश करती थी कि हम अपने जो दिफाई निज़ाम है, जो हम अपना उसको हम मजबूत करें, वरना दूसरी रियासत का जो राजा है वो हम पे आके कब्जा कर लेगा। ये अरब्स के आने से पहले की बात करें, डॉक्टर मुबारक अली की बुक है सिंध, और डॉक्टर मुबारक अली का जो नाम है किसी तारुफ का मुताज नहीं है, तो ये अरब्स के आने से पहले वो बात कर रहे हैं। इसी मकसद के लिए हर राजा जो है अपनी सल्तनत में एक बड़ी फौज रखता था और इसके ज़रिए वो जो इंटरनल स्ट्राइफ्स हुआ करती थी उनको भी कवर करता था और बाहर से जो अटैक्स होते थे उनको भी कवर करता था। जबकि जो रैयत होती थी, जो कि डॉक्टर मुबारक अली फरमा रहे हैं, रैयत से मुराद ये है कि जो नेशन होती थी, जो कौम होती थी, वो मैदानों में बगैर किसी हिफाजत के रहती थी। बादशाह और उसकी जो अरिस्टो क्लास थी वो किसी कासल में रहती थी। तो सिंध में भी हिफाजत के लिए एक मजबूत फौज थी, जो देबल, ब्रह्माबाद, अरोड़ के मशहूर किले थे, जिनकी देखभाल और इंतजाम के लिए कसीर रकम की ज़रूरत होती थी, जो टैक्सों की सूरत में रैयत से वसूल की जाती थी। यानी कि यहाँ पे एक डिस्पैरिटी का सिस्टम भी आप देख सकते हैं। इस बुक में बताया जा रहा है कि जो राजे महाराजा थे वो किलों के अंदर रहते थे, जो रियाया होती थी वो जंग की सूरत में मैदानों में पड़ी रहती थी, लेकिन टैक्सेस जो है वो रियाया ही दिया करती थी। जबकि जो फौज है वो राजा इसलिए कायम रखता था कि रियासत का वजूद कायम रहे, और उस फौज का खर्चा पूरा करने के लिए वो रियाया से टैक्सेस लिया करता था। इसी वजह से मुसलसल जंगों की वजह से, ये बिफोर अरब्स की बात हो रही है, मुसलसल जंगों की वजह से ताजर, दस्तकार, अहले हरफ, कसान और काश्तकार फाइनेंशियल स्ट्रेंस के नीचे रहा करते थे। मुसलसल जंगें होती थी, छोटी छोटी रियासतें एक दूसरे से लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से जो है रियासतें और ये जो छोटा रियाया होती थी, चूंकि आप उनसे टैक्स लेते थे तो टैक्स लेने की वजह से वो फाइनेंशियल स्ट्रेंस में रहा करते थे। इन बाहमी जंगों की वजह से हुकूमतें जो होती थी हिंदुस्तान की, वो तकरीबन उनके कॉफर्स जो हैं वो एम्प्टी रहते थे, यानी कि उनके फाइनेंसेस खाली रहते थे। और इसी वजह से वो दाखिली, इसको कहते हैं कि जब आप इंटरनल स्ट्राइफ जो होती है ना, फिर आपके बैरूनी जो, फिर आप किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, और आप अंदर से जब इंटरनली वीक होते हैं तो फिर बाहर से फारिग हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिंध में अरबों की आमद से कबल कौन सा रिलीजन था। तो डॉक्टर मुबारक अली सिंध की इस बुक में जिक्र करके बता रहे हैं कि अरबों की आमद से पहले यहाँ पे बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म इज अ वेरी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, thousands of years old, probably 3000 years old। तो वो ये बता रहे हैं कि अरबों की आमद से कबल सिंध में बुद्ध मजहब का अरूज था, और राय खानदान, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि शुरू में राय खानदान और बरमन खानदान जो है यहाँ के असल में किंग्स थे। तो राय खानदान के राजा जो थे, यानी कि बरमन्स के आने से पहले राय खानदान के जो राजा थे वो सारे बुद्धिस्ट थे, जबकि बरमन खानदान जो कि बाद में आया उसके जो किंग्स थे वो सारे के सारे हिंदूज थे। और यकीनी बात है उस जमाने में भी इंटर रिलीजियस फाइट्स हुआ करती थी, वो बुद्धिज्म के थे, वो हिंदुज्म के थे, तो इनकी फाइट्स हुआ करती थी। डॉक्टर मुबारक अली सेज दैट। इसलिए इसका जो नतीजा निकला वो आपकी एक इंटरनल जो हर वक्त रिफ्ट रहती थी, उसकी वजह से आप लोग वीक हो गए। और लेकिन चूंकि इतनी वर्डिक्ट्स नहीं है, तो इसकी सूरत में वो आगे लिखते हैं कि शहादतों की कमी की बिना पर मुकम्मल वसूख से नहीं कहा जा सकता कि उमरा और रैयत में इसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ, और अरबों की फतह में ये तसाद किस हद तक उनका मददगार साबित हुआ। लेकिन ये बहरहाल चीज थी। राय खानदान के बारे में अब वो थोड़ा सा बताते हैं। अंदाजा है कि राय खानदान ने सिंध पर तकरीबन 150 साल, 133 एग्जैक्ट वर्ड है, इस खानदान के बारे में कहा जाता है इनका ताल्लुक शूदर जात से था। हिंदुइज्म में आपको पता है 4 जातें हैं, खश्तरी होती है, शूदर होती है और बरमन होती है। और इसी तरह इन जातों को मुख्तलिफ जो है ना वर्कमैनशिप इनके पास दी जाती है। बरमन जो है वो हमेशा ऊपर रहते थे, टॉप पे रहते थे, और रिलीजियस अफेयर्स को लुक आफ्टर करते थे। शूदर जो थे वो निचली जात से थे, खश्तरी जो है वो सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे। तो इस खानदान के बारे में कहा जाता है शूदर जात से थे। और एक दूसरी राय ये है कि ये राजपूत थे और सिंध में चित्तौड़ से आए थे। जिन हुक्मरानों के नाम मिलते हैं इनके बारे में हमारी तारीखी मालूमात ज़्यादा नहीं, ना ही इनकी हुकूमतों के बारे में कोई ठोस शहादतें। इस खानदान का बानी राय देवजी था, इसके बाद राय सेहर्स अव्वल, राय सहीसी अव्वल, और इसी तरह इनकी पूरी फैमिली चलती गई।
और बाद में वो इनकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। वो कहते हैं मशरक में कश्मीर था जो कि नॉर्दर्न पंजाब, मगरब में मकरान जो कि बलोचिस्तान है इस वक्त, जनूब में दैबल जिसको आप लूजली कराची कह सकते हैं, शुमाल में कुर्दों के पहाड़, और इसी तरह इंतज़ामी लिहाज से इसने मुल्क को 4 सूबों में तकसीम कर रखा था, जो एक बरहमनाबाद था जो कि दैबल और लोहाला था, और इसी तरह सेफस्तान था, रोजान और कोहे पाया से लेके मकरान तक जो कि आज प्रेजेंट डे बलोचिस्तान है। इसी तरह इस्कंदरा और भाटिया की। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं राय ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, और राय ख़ानदान जो है इनका ताल्लुक शूदर ज़ात से था जो कि एक निचली ज़ात होती है, और हिंदुओं की 4 ज़ातें थीं जिसमें शूदर थे, खश्तरी थे, ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स हमेशा ऊपर रहते थे। प्लीज टेल मी इफ माय माइक इज ओके, इफ इट वाज सो it was so I can't hear it anymore, please. Is it okay? Is the mic okay now? I hope it's okay. Okay. तो मैं राय खानदान की बात कर रहा था कि राय खानदान जो है, और ये हम प्री अरब्स की बात कर रहे हैं। प्री अरब्स से मुराद ये है कि अरब्स के आने से पहले सिंध के जो हुक्मरान थे वो कौन लोग थे। तो मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी स्टेट्स थी जो आपस में लड़ती वड़ती रहती थी। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मैं बुक का कौन सा हिस्सा मैंने कहाँ से मिस किया है। दिस इज़ डॉक्टर मुबारक अली एंड द बुक्स नेम इज सिंध। तो वो ये बता रहे हैं कि उस ज़माने में छोटी छोटी स्टेट्स हुआ करती थी, उनके छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। और थैंक यू वेरी मच, ओके इट्स ओके नाउ, ओके थैंक यू मिस शैला। तो उसमें ये था कि वो ये बता रहे हैं कि उस ज़माने में 2 फैमिलीज थी, एक बरहमन थे, एक राय फैमिली थी। और जो राय फैमिली थी वो बुद्धिज़्म से उनका ताल्लुक था, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सबसे पहले अरब्स के आने से पहले भी यहाँ पे बुद्धिज़्म हुआ करता था, बुद्ध मत के पैरोकार थे। बुद्धिज़्म इज़ एन ओल्ड सिविलाइजेशन, 2,500-3,000 साल पुरानी है। जबकि जो राय ख़ानदान वो बुद्धिज़्म का था, बरहमन ख़ानदान जो बाद में आया वो हिंदुइज़्म का था। तो मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ ताकि जहाँ से मैं मिस कर गया हूँ, सॉरी द सायरन्स ऑफ द पुलिस कार्स, इट लुक्स लाइक न्यूयॉर्क। तो मैं आपको बता रहा था कि मुल्क की तकसीम इसलिए अमल में लाई गई थी कि प्रोविंशियल्स जो हैं, छोटे प्रोविंसेस को इजी था मैनेज करना। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त भी आपका कोई फॉरेन इन्वेजन आता था तो आपका वहाँ का जो गवर्नर होता था वो उसको लुक आफ्टर कर लेता था। तो अमन अमान बिल्कुल ओवरऑल ठीक था। लेकिन सिंध के ऊपर फिर ईरानियंस ने अटैक किया। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। और जो राय साहब की फैमिली का दूसरा बेटा था वो भी जा चुका था। उनकी जगह राय साहब का बेटा जो आके बैठा, उसके ज़माने में राया ने उसके साथ एलिजियंस शो की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यही कहा जाता है कि उस ज़माने में कोई जंग नहीं थी। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद फिर राय साहब का जब दूसरा बेटा बैठे हुए थे तो एक बंदा आया था, उसका नाम था चच। चच वॉज बेसिकली बर्मन। और बर्मन जो थे वो बेसिकली कंसिडर्ड एज नॉलेजेबल पर्सन, आर्टिकुलेट होते थे, थोड़े उनको इल्म भी था उनके पास, और वो दफ्तरी मामलात में बड़े होशियार हुआ करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनार्की में जो किंग्स हैं वो तो बेसिकली हेरिडेटरी होता था, यानी कि वरोसियत हुआ करती थी। लेकिन जो उनके मिनिस्टर्स होते थे ना, वो मेरिट के ऊपर आया करते थे। वो अपनी विजडम की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से आके बादशाहों का इत्मीनान हासिल करते थे और बादशाह उनके मशवरों पे अमल करते थे। बादशाहों की जो हुकूमत होती थी वो मरोसियत पे चलती थी। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता था कि बहुत से जो एरिस्टो क्लास है, यानी जो उमरा हैं, वो कोशिश करते थे किसी तरह हमें किंग का कॉन्फिडेंस मिल जाए, ताकि अगर किंग अपने बेटे को नहीं नॉमिनेट करता तो शायद हम में से कोई जो है नेक्स्ट किंग बन जाए। इन हालात में जो है ये चच आते हैं। चच जो था बर्मन था, बरामन था। और इससे पहले राय फैमिली थी। राय फैमिली जो थी वो बुद्धिस्ट थी। ये मैं प्री अरब की बात कर रहा हूँ आपसे सारी। और इसके बाद फिर ये हुआ कि चच एक ज़हीन बरमन था। इसमें बहुत जल्द राजा के क्लोज हो गया। फिर कहते हैं कि चच और सहीसी की जो मिसेस थी मोहन देवी, उनके बीच में कोई अफेयर हुआ। इसके बारे में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन जहाँ राजाओं और बादशाहों का हैरम बड़ा होता है और बेशुमार कनीज़ें होती हैं, बेशुमार बीवियाँ होती हैं,
वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी एक मिनिस्टर के साथ उसका जो है उसकी विजडम की वजह से और उसकी वजह से उसके साथ उसका इलोपमेंट हो गई हो। और ये चूंकि राय और मोनन देवी की उम्र में फर्क था, इसलिए ये हो सकता है इसने चच को पसंद कर लिया हो, और जब राय ने वफात पाई हो तो उसने साजिश के जरिए चच को तख्त ताज दिलाने की कोशिश की हो। चच नामे की शहादत की बिना पर कहा जा सकता है ये इसी की साजिश थी। ये मैं कोट करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिस इज हिस्टोरिकल, कि तमाम उमरा और तख्त के दावेदारों को बहाने से बुलाकर महल में कैद किया गया और उन्हें कत्ल करवा दिया गया, और फिर उन्होंने नए राजा की अतात और फर्मा बरदारी का ऐलान कर दिया। चच की तख्त नशीनी के साथ ही राय खानदान का खात्मा हो गया और बरहमन खानदान की इब्तिदा हुई, और इस खानदान के 3 अफराद ने सिंध पर हुकूमत की, जिसमें चच, चंदर और दाहिर। राजा दाहिर का जिक्र तो आपने बेशुमार दफा सुना होगा। तो ये सारे जो है, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं कि सिंध की बात हो रही है जहाँ पे अरब के आने से पहले जो है राय और बरहमन फैमिलीज रूल किया करती थी। राय फैमिली बुद्धिस्ट थे, बरहमन फैमिली जो थी वो हिंदुइज्म थे, इसलिए इनकी आपस में लगती भी होगी। बरहमन, एक खास बरहमन का जिक्र हो रहा है जिसका नाम चच है, और चच जो है वो हिंदू था, बरहमन था, पढ़ा लिखा था, वाइज था, आर्टिकुलेट था, नॉलेजेबल था। उसने बादशाह का कुर्ब हासिल किया, उसके बाद उसकी किसी बेगम के साथ उसकी इलोपमेंट हुई, और फिर बाद में एक साजिश करके एरिस्टो क्लास जितनी थी उसको एक पैलेस में बुला के मार दिया गया। यूजुअली किंग्स जो है वो किलों में रहा करते थे, गवर्नर्स होते थे प्रोविंसेस के, टैक्स जो है लोग दिया करते थे, और जो है उन टैक्सों से जो किंग्स हैं वो अपनी सल्तनत और जागीर बजाते थे। आपस में रियासतों की जंगें लगी रहती थी, यहाँ तक मैंने अभी आपको बता दिया। एनीवेज, चच जो है फिर तख्त नशीन हो जाता है, बरहमन खानदान की यहाँ से स्टोरी फिनिश हो जाती है। बहरहाल जी, ये जो अब चच फैमिली आई थी ये सारे हिंदू थे, जबकि सिंध की अक्सरियत जो थी वो सारे बुद्धिस्ट थे। हुक्मरानों के मजहब को अवाम पसंद करते हो या नहीं, ये तब्दीली चूंकि साजिश के जरिए हुई थी, इसलिए इनकी जानिब से इसके बारे में कोई रद्द अमल नहीं हुआ। ये डॉक्टर मुबारक अली लिख रहे हैं अपनी बुक सिंध, ये रेफरेंस के लिए मैं आपको बुक भी दिखा। बहरहाल चच का कहते हैं हुकूमत जो था, अच्छा जमाना था सिंध का। इक़्तिदार के बाद इसने आके मोनन देवी से शादी कर ली, और अपना वजीर इसने किसी को मुकर्रर कर लिया जो अक्ल दानिश में मशहूर। इसके कारनामे कबल जिक्र हैं चच के, और इसके बाद इसका पहला मार्का राजा महरत से हुआ, और उसके बाद सो एंड सो, फिर इसके बाद फिर कोई सिंध पर हमलावर नहीं हुआ, और चच का जो इक़्तिदार है वो मजबूत हो गया। चुनाचे मुल्क का इंतज़ाम, जैसे थोड़ी सी इंटरनल पीस हुई, इसने क्या किया, इसने सोचा, हर किंग यही सोचता है, हर किंग यही करता है कि जैसे ही उसकी थोड़ी सी इंटरनली वो स्ट्रांग होता है, वो कहता है कि अब मैं अपना जो एक्सपैंड करूँ। इसने भी ऐसे ही किया। इसने फिर भाटिया, किलिंदा, सक्का, मुल्तान, ताकिया और कश्मीर के इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल किया। और सिंध में ऐसे कबाइल मौजूद थे जो हुकूमत से आज़ाद थे, उनकी किंग से लड़ाई रहती थी। चच ने भी ऐसे खानदानों के साथ सख्तियाँ की और उन्हें ताकत के जरिए अपना मती बनाया, जिन इन कबीलों में चन्ना, समा, सहता, लोहाना और इन पे जिल्लत अमेज शराइत भी आई थी, जैसे कि ये मखमल और सिल्क के कपड़े नहीं पहन सकते, उसके अलावा ये घोड़े पे वो नहीं रखेंगे, ज़ीन नहीं रखेंगे, नंगे सर और नंगे पैर रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो अपने कुत्ते अपने साथ रखेंगे, ये इसमें लिखा है। और चच ने ये किया है। और राहबरी और जासूसी में हुकूमत की मदद करेंगे, मुल्क के दिफा में हुकूमत का साथ देंगे। लिहाजा चच की इन शराइत से अंदाज़ा होता है कि इसने सिंध के कबीलों के साथ कोई खास मुसावी सलूक नहीं किया, और शराइत नाफिज करके इन्हें मुआशरे में ज़लील व और यकीनन इस पॉलिसी के नतीजे में सिंध के अंदर जो निचली जात के लोग थे उनमें गम गुस्सा फैला। बहरहाल चच ने कुछ तकरीबन 40 साल हुकूमत की। इसके बाद इसका भाई चंदर आ गया। ये सख्त मजहबी शख्स था। ये ज़्यादातर मजहबी तबलीग और मजहबी कामों में गुजारता वक्त, जिसकी वजह से मुल्क का दिफा ज़्यादा कमज़ोर हुआ। इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के हमसाया रियासत सिंध पर हमले करती, और चुनाचे इस तरह ये चलता रहा सिलसिला। चंदर के बाद चच का बड़ा लड़का, यानी कि चच का बड़ा लड़का चंदर के बाद दाहिर था, राजा दाहिर, वो फिर तख्त नशीन हुआ। और उसके बाद जब वो बैठ गया तो फिर उसने
इसके अपने भाई के साथ इख्तलाफात हो गए। उसकी वजह ये थी राजा दाहिर ने अपनी बहन से शादी की थी, जिससे नाराज होकर धरसीना ने ताहिर पर हमला कर दिया, और मगर मुहासरे के दौरान उसने वफात पाई और उसके मरने के बाद ताहिर को अंदरूनी तौर पर बज़ाहिर कोई खतरा नहीं है। और सो एंड सो फिर आगे चलता रहा। फिर रमल और के किसी राजा ताहिर ने हाँ, रमल का कोई राजा है, वो ताहिर के ऊपर अटैक करता है, और इस पर ताहिर ने पूछा कि मैं क्या करूं। तो इसने इस मौके पर एक अरब सरदार था इलाफी, ये पॉइंट नोट रखने वाला है कि एक अरब सरदार था, उसका नाम था इलाफी। वो राजा दाहिर के पास रहता था। चूंकि उसने उमिया खिलाफत से बगावत की हुई थी और राजा ने उसको पनाह दे रखी थी, तो उसने राजा के कहने पे दुश्मन के ऊपर शब खून मारा और फिर राजा दाहिर को फतह याब कराया, और फिर उसके बाद बरहमन खानदान की जो है वहां से हुकूमत टोटली ऑफ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है, मेरा इरादा तो ये था मैं यहाँ तक कवर करूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अरबों के सिंध पर हमले को कवर किए बगैर इसका मज़ा नहीं आता। तो आमतौर पर मुसलमान मोरखीन सिंध पर हमलों की वजह ये बताते हैं कि सरन द्वीप से कुछ मुसलमान औरतें और बच्चे जहाज़ों पर सवार होकर जब देवल पहुंचे यानी कराची, तो यहाँ बहरी कज़ाकों, मैद कौम, मीद कौम या मैदी ये कौम के पायलट्स थे, उन जहाज़ों को लूट लिया। जब औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो एक लड़की ने फरियाद करते हुए हजाज से मदद तलब की। जब हजाज को इसकी इत्ला मिली, वो इससे बहुत मुतासिर हुआ, इसने सिंध की फतह का इरादा कर लिया। और बाद में आने वाले जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस चीज़ को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लिया और सिंध पर अरबों के हमले का कोई तज्जिया नहीं किया। अव्वल तो इस वाक़े पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब तमाम औरतें बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए, तो फिर इस खबर को हिजाज तक पहुँचाने वाला कौन था? क्योंकि किसी एक शख्स का गिरफ्तारी से बच निकलना, फिर सिंध से बसरे तक बहरी या खुशकी का सफर करना आसान काम नहीं था। और अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि इस किस्म की खबर हजाज को पहुंची, तो सिर्फ इस बिना पे वो ताल्लुकात क्यों खराब करता, और दूसरी सियासी वजूहात ना होती, तो क्या हजाज को किसी एक लड़की की फरियाद इतना मुतासर कर सकती थी? और क्योंकि वो वक्ती जोश के तहत नहीं, सोच समझ के फैसले करने वाला था। और बहरहाल आगे चल के वो बताते हैं डॉक्टर मुबारक अली कि हिजाज जो है खिलाफत के मशरकी सूबों का गवर्नर था, और उसका मकसद ये था कि किसी तरह उमवी जो फैमिली है उसको एक्सपैंड किया जाए, और उसी दौर में जो सेंट्रल एशिया की जो जितनी आपकी जंगी मुहिमात थी वो फतूहात हासिल कर रहे थे। इसलिए ये लोग समझते थे कि हमें अपना जो किंगडम है इसको एक्सपैंड करना चाहिए। और इसी तरह इसीलिए जब सिंध के साहिल पर मुसलमान ताजरों के जहाज़ों को लूटने का वाक़या पेश आया, तो वहाँ पे सिंध में जो है ना मुसलमानों के जहाज़ आते जाते रहते थे और तजारत चलती रहती थी, क्योंकि समुंदर, ओशन और शिप्स का ताल्लुक पुराना है। तो जब मुसलमान ताजरों के ऊपर अटैक हुआ वहाँ पे, तो उसने एक लेटर लिखा राजा था। उसने कहा यार ये मदद करो, ये हमारे यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तुम्हारे इलाके में हो रहे हैं और हमारे शिप्स के ऊपर हो रहे हैं, तो तजारत तो बड़ी ज़रूरी है। वहाँ से शिप्स इधर आते थे श्रीलंका तक, यहाँ से शिप्स आगे तक जाते थे। तो राजा दाहिर ने उसको बेसिकली उसको ये राजा दाहिर को ये बताया कि अगर हम समुद्री रास्तों की हिफाजत नहीं करेंगे तो तजारत पे बड़ा शदीद असर होगा। लेकिन राजा दाहिर ने क्या किया, उसने किसी भी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस का जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने ये कहा ही नहीं कि ये जहाज जो है उसके इशारे पे लूटे गए या उसका कोई इन्फ्लुएंस था पायरेट्स का। आई डोंट नो दाहिर का कोई कज़ाकों के ऊपर इन्फ्लुएंस था या नहीं था, या उसने उनके कहने पे ये सब काम हो रहे थे, लेकिन बहरहाल उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया। राजा दाहिर के इस जवाब के बाद हजाज ने इस बात को ज़रूरी समझा कि सिंध पर हमला करके इसे फतह करे, ताकि देवल की बंदरगाह और समुंदर का रास्ता मुसलमान ताजरों के जहाज़ों के लिए ओपन हो सके। मुसलमान औरतों और बच्चों की गिरफ्तारी का वाक़या ऐसा था जिसमें मुसलमानों में जोश पैदा हो सकता, और इसी वाक़े की तशहीर से राजा दाहिर के खिलाफ नफरत पैदा हुई और एक सिंध पर हमले का एक इतलाक़ी जवाज़ पैदा हो गया। तो एनीवेज, तो जिसमें बहरहाल जदीद दौर के मुसलमान मोरखीन सिंध पर अरबों के हमले की सिर्फ एक वजह से मुतमिन नहीं थे, इसलिए उन्होंने तारीख की मदद से दूसरी वजूहात भी दरियाफ्त की।
मतलब कि एक वजह तो सिंध के राजा और अरबी हुकूमत के ताल्लुकात की ये भी थी कि मोहम्मद इलाफी नामी एक शख्स जो बगावत करके आया था उसको पनाह दी हुई थी। आपको याद होगा मैंने पिछले पेजेस पे आपको बताया कि इलाफी ने जो है दाहिर के कहने पे एक लश्कर पर शब खून मारा था। इलाफी जो था बेसिकली एक्सपॉन्डर था, ये वहाँ पे कोई गड़बड़ करके भागा हुआ था और इधर इसने सिंध के राजा दाहिर के पास पनाह ली हुई थी और राजा दाहिर के कहने पे इसने उसके कहने पे अटैक किया, उसको फतह दिलवाई। तो वहाँ पे पीछे अरब्स के अंदर ना इस चीज़ के लिए एक पाई जाती थी कि यार ये इस आदमी ने क्या किया। तो उसके ऊपर मौलाना अब्दुल हलीम शरर लिखते हैं, यही पहली बिना है, रीजन है जिससे गोया दाहिर ने अरबों को अपने ऊपर गुस्सा दिलाया और उन्हें मजबूर किया कि इस मुल्क की तरफ तवज्जो दें, वरना इससे पहले मुसलमानों का हरगिज इरादा न था कि सिंध को अपने कलमरो में शामिल करें। वो सिर्फ कौमी पहाड़ी कौमों से लड़ते थे ताकि सिपाहगिरी की आदत ना छूटे। यहाँ पे भी आगे चल के डॉक्टर मुबारक यही लिखते हैं कि मुसलमानों को क्या जरूरत थी कि पहाड़ी इलाकों में जो कबीले छुपे हुए हैं सिंध में, वो इतनी दूर दूर से आके उनके साथ अटैक करें, क्योंकि वो इतने एक तो पावरफुल नहीं थे, दूसरा अरब्स जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे। लिहाजा ये भी कोई ऐसी इतनी हिस्टोरिकल बात नहीं। इसके अलावा मौरखीन ने सिंध पर अरबों के हमले की वजूहात तलाश की हैं। मसलन ये कि सिंध के राजा ने ईरानियों और अरबों की जंग में ईरानियों की मदद की थी, लिहाजा मुसलमानों को सिंध पर हमले का हक हासिल हो चुका था। और या ये कि बहुत से मजूसियों ने अरब से शिकस्त खाकर सिंध में पनाह ली थी, इसलिए वो उस इलाके में रहते हुए अरबों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। बहरहाल जो भी तारीखी शवाहिद हैं उसकी बुनियाद पर यही कहा जा सकता है कि अरबों का इरादा जो था इब्तदा ही से सिंध को फतह करने का था, मगर हालात साजगार नहीं। तो फिर आगे वो चलते चलते जिक्र करते हैं, तो जब हिजाज को ये मौका मिला है, फिर वस्ती एशिया और मकरान के इलाकों में फतूहात का सिलसिला जोर शोर से शुरू हुआ और हजाज ने बनु उमैया की सल्तनत को एक्सपैंड किया। और फिर जब ये देबल के मुकाम पर अरबों के जहाज़ों के लूटने का वाक़या पेश आया तो फिर हिस्ट्री सारी चेंज हो गई। लेकिन हजाज को भी कुछ इश्यूज दरपेश थे। इतनी बड़ी फौज भेजने के लिए, वो भी इतनी दूर, ज़रूरी था कि आपके पास पैसे हों कॉफर्स में। और जब उन्होंने अपने वजीरों से, हिजाज ने इस बारे में रब्ता किया, उन्होंने कहा सर इतना पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे। तो इससे बैतुल माल पर, जो उस जमाने का फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था, बड़ा बोझ पड़ेगा, जो कि बड़ी ख़राब बात है। तो इस पर हजाज ने जवाब दिया कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, जितनी भी रकम खर्च होगी इससे दुगनी सैगनी रकम खजाने में कि खुदा ताला इसे भरपूर रखे दाखिल कराई जाएगी। तो जब हिजाज ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट्स को बता दिया कि रकम का अरेंज हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अब आप यू आर ओके टू गो। तो फिर हिजाज की जो फौजें हैं, अब हिजाज की फौजों को भेजने के लिए वहाँ पे कोई एक ऐसा ज़िरक जर्नैल चाहिए था जो वहाँ जाके करता। तो फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को आगे किया, साथ में उनके मंजनीकें भेजी, कुदालें, तीर, और मोहम्मद बिन कासिम जो है फिर लेके आए। मोहम्मद बिन कासिम, जब राजा दाहिर से फैसला कुन जंग का वक्त आया तो इस मौके पर भी हिजाज ने हर लम्हा मोहम्मद बिन कासिम को इंस्ट्रक्शन दी, जिस पर अमल करके इसने जंग में कामयाबी हासिल की। कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर से जंग में देर की और कोई फैसला कुन कदम नहीं उठाया, तो हिजाज ने इसे खत लिखा, तुझे क्या हो गया जो अपनी तदबीर, अकल और समझ काम में नहीं लाता। तो इस मुहिम पर गालिब आने से क्यों आजिज़ है और दुश्मन के शर का अजाला करके उन पर क्यों मुसलत हुआ। बहरहाल आगे फिर उसने कुछ थोड़ी सी वॉर की उसको स्ट्रेटेजीज बताई हैं, वो काफ़ी लंबी और बोरिंग है, वो मैं आपको नहीं बताता यहाँ पे, क्योंकि दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बहरहाल वो कुछ मशवरे भी उसने दिए। कहता है कि सल्तनत हासिल करिए, मैं आपको बता देता हूँ, सल्तनत हासिल करने के 4 तरीके हैं: सुलह, हमदर्दी, चश्म पोशी और रिश्तेदारी। दौलत और इनाम देकर, दुश्मनों की मुखालफत को सही तौर पर समझ कर, रोब व हैबत, दलेरी व कुव्वत। इसके बाद लिखता है कि सिंध के सरदारों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करो, इनसे मुआहदे करो, इनको जागीरें दो, अगर किसी को कासिद मुकर्रर करो इसकी दानिशमंदी को पहले देखो। सिंध की फतह के बाद यहाँ की रियाया पर जजिया आयद करना और इन्हें मजहबी आज़ादी देना हजाज की हिमायत पर ही हुआ। उसके बाद फिर आगे चलते चलते देबल की फतह के बाद 3 दिन तक हथियारबंद लोगों का कत्लेआम हुआ। देबल के मशहूर बुतखानों पर कब्जा हुआ, वहाँ के लोग कत्ल हुए। 700 देवदासियाँ, उनको गिरफ्तार करके उनके जेवरों पे कब्जा किया।
मौलाना हाशमी फरीदाबादी ने इस वाक़े के बारे में लिखा है कि बड़े मंदिर की मुरलियाँ ही 700 की जो बुतों की परस्तारी से निकलकर अब कनीज़ों की शक्ल में आ गई। उसके बाद जंग के काबिल मर्दों और मंदिर के बख्शियों का किले से मुजामत के साथ ख़त्म हो गया और वहाँ हदायत की गई मुसलमानों को आबाद किया गया। चुनाचे ज़मीन के कतात उनमें तकसीम किए गए और 4000 मुसलमानों को वहाँ आबाद किया गया। देबल की फतह ने अरबों के हौसलों को बढ़ाया, जबकि दाहिर और इसके हामियों के हौसले पस्त हो गए। देबल का किला मिलने के बाद अरबों को सिंध में एक महफूज मुकाम मिल गया, जिसकी वजह से सिंध में उनको फतूहात में आसानी मिली। उसके बाद फिर वो सेफस्तान, सिसम, रावड़, बेरोर, बरमनाबाद, बस आगे चलते गए। रावण की जंग में राजा दाहिर भी लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद मारे जाने के बाद सिंध में अरबों के खिलाफ मुजामत खत्म हो गया और सिंध पर उनका कब्जा मुकम्मल हो गया। उस जमाने में यही होता था, वॉर होती थी, किंग्स लड़ते थे, एक किंग दूसरे किंग पे आ जाता था और इस तरीके से एक्सपैंड होती थी आपकी किंगडम। बहरहाल इसके बाद सिंध में अरबों की कामयाबी की वजह, हाँ यहाँ पे ये डॉक्टर मुबारक अली अपनी ये बता रहे हैं कि सिंध में अरबों की कामयाबी की वजह क्या है। वो कहते हैं, या इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि अरबों की कामयाबी की वजह यहाँ का सियासी और मुआशरती निज़ाम था। हुक्मरान बरमन ख़ानदान साजिश के जरिए आया हुआ था, इसलिए वो सरदारों में अपनी वफादारी की जड़ें मजबूत नहीं कर सका था। बुद्धिस्ट थे पहले लोग, ये हिंदूज थे और ये कंस्पिरेसी के जरिए आए थे, जिसकी वजह से ये अपनी जड़ें जो है ना डीप रूट लेवल तक नहीं ले जा सके। तो जैसे ही राजा दाहिर की शिकस्त के आसार नजर आए, सिंध के सरदार और उमरा ने अरबों के साथ ताउन करना शुरू कर दिया। उसके अलावा समाजी और मुआशरती इत्तेहाद की कमी और टूट ने भी राया को हुक्मरानों से वाबस्ता नहीं रहने दिया, क्योंकि बरमन खानदान के हुक्मरान बुद्धिस्ट को डीथ्रोन करके खुद काबिज हुए। इसके लिए उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ कबाइल से जंगें की, इनमें कुछ को ताकत के जरिए कुचला, कुछ को जिल्लत अमीर शराइत आयद की, और इसीलिए इनकी हमदर्दियाँ जो है ग्रास रूट लेवल पे कभी भी नहीं पहुंची। कबायली निज़ाम की वजह से भी, कबायली ट्राइबल निज़ाम जो है ना बड़ा ऑब्सलीट हो चुका है। ट्राइबल सिस्टम, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा बातें कर चुका हूँ। 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो फिर आपका ये सर्फडेम का और जो मोनार्की का सिस्टम था ये ख़त्म हो गया और उसकी जगह डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी जो है ग्राउंड रूट लेवल तक होती है, जबकि राजा जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, वो तो किलों में बंद करके रहते थे, उनके फौजी जाते थे, रियाया से टैक्स करके ले आते थे, और जब जंगें होती थी तो जो राजा होता था वो सिर्फ अपने किले की हिफाजत फरमाते थे, जबकि जो रियाया होती थी वो खुलेआम मैदान में पड़ी रहती थी। तो आपकी इन चीज़ों को सामने रख के ग्रास रूट लेवल पे क्या आपकी हमदर्दी है। इसलिए ये एक दाखिली इंतशार था, इंटरनल स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से ये फॉरेन इन्वेडर्स का मुकाबला नहीं कर सके। इसीलिए फेडरेशन जो है एक बड़ी मजबूत चीज़ होती है। फेडरेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फेडरेशन होगा, सेंट्रल पावर होगी, आपके प्रोविंसेस बड़े अच्छे होंगे, जिस तरह अभी 18 अमेंडमेंट है और आपकी एक फेडरल गवर्नमेंट है, NFC के अवार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें फेडरल को मजबूत करने के लिए होती हैं। ये मॉडर्न डे ऑप्टिक्स होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कोई फॉरेन इन्वेजन हो तो आप वीक ना पड़े। बट दैट इज अनदर डिबेट। जबकि अरबों की फतूहात में उसके अलावा फिर जो हुक्मरान तबकों की रियाया से दूरी ने कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। इनको इकट्ठा करने वाली कोई ताकत नहीं थी। इसी वजह से हर जमात और हर ग्रोह ने सिर्फ अपने मुखालिफ को तहफ़्फ़ुज़ किया, जबकि दूसरी तरफ अरब्स दे वर पावरफुल, आर्मी उनकी स्ट्रॉन्ग थी और ये उनका गोल्डन पीरियड था फ्रैंकली स्पीकिंग, और माहिर थे जंगों के। तो फिर इनकी जो टेक्निक्स थी, इनकी जो स्ट्रेटजीज थी, वो इनके मुकाबले में बहुत बेहतर थी। और इसके मुकाबले में सिंध के फौजी जो थे ज़्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस नहीं थे, और अरबों से मुकाबला करते हुए उन्होंने बार बार गलतियां की और जंगी हरबों को गलत इस्तेमाल करके शिकस्त खा गए। और जैसे ही उन्होंने शिकस्त के आसार देखे वो भाग निकले। और इब्तदाई फतूहात के बाद मुकामी आबादी के गरीब और बेरोजगार अफराद भी अरबों के शामिल हो गए, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि माल गनीमत में हिस्सा मिलेगा, बाउंटी में। उस वक्त फौज की तनख्वाह नहीं थी, बैतुल माल का हिस्सा निकालने के बाद बकाया माल जो है सोल्जर्स में तकसीम किया जाता था, इसलिए मुकामी आबादी के लोग जोक दर जोक फौज में शामिल होते चले गए। और फिर उसके बाद किसी मुल्क को जंग के बाद, हाँ आगे वो कहते हैं इंतजाम हुकूमत, किसी मुल्क
को जंग के बाद फतह कर लेना आसान होता है, लेकिन फातह के लिए असल मुश्किलात और मसाइल जंग के बाद तक होते हैं। तो क्या उन्होंने वही चीज़ें रहने दी जो पहले थी या चेंज कर दी? बहरहाल वो ये कहता है कि बरमनों और साबिक मुंतज़मीन और अहदेदारों को उनके पुराने ओहदों पर कायम रखा गया, इनकी कदीमी बरात को भी बाकी रहने दिया गया, और जब जजिए की वसूली शुरू की गई, यानी कि उस ज़माने के टैक्स की वसूली शुरू की गई, तो इन्हीं लोगों को कहा गया कि जाके आप टैक्स इकट्ठा करें। और उसके अलावा फिर बरमनों को उसने अपने साथ रखा, और साथ में ये भी कहा अगर तुम ना मानोगे तो ना माल रहेगा ना मुआश। तो वो मुसलमानों ने इस बात का हद से ज़्यादा ख्याल रखा कि हमारी हुकूमत से मुल्क के सिंध के किसी तबके और कौम को अजियत ना पहुँचे। उन्होंने पस्त लोगों को उभारा तो सही, मगर बुलंद मर्तबा लोगों को पस्त नहीं करना चाहा। बहरहाल उसके बाद कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं आ सकी। निचली ज़ातों, तबकों और कबीलों के साथ पुराने रवैये को बाकी रखा गया, और जैसे ही उसने बुलाया उनको और पूछा कि कैसे थे पुराने तबके, तो उन्होंने बताया कि जी हमें ये कहा जाता था कि घोड़ों के ऊपर आप जेन नहीं रख सकते, कुत्ता साथ रखना पड़ेगा, रेशमी कपड़े नहीं पहन सकते, नीचे आपको एक वूल की कोई ना कोई अंडर गारमेंट पहनना होगा। तो जिसके जवाब में ये रेफरेंस दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये सुना तो कहा किस कदर जालिम लोग थे। जब बरहमनों और अवाम ने हुकूमत की इताअत कबूल कर ली तो उन्हें मजहबी आज़ादी दे दी गई, और यानी उनके साथ अहले किताब जैसा सलूक करना चाहिए और जजिया लेकर इन्हें मुकम्मल आज़ादी देनी चाहिए। क्योंकि हजाज ने भी कासिम को यही खत लिखा था कि अगर जजिया ये लोग दे रहे हैं तो हमारे पर इनके ऊपर हमारा कोई और हक और तसल्लुफ नहीं है, क्योंकि जब वो ज़िम्मी हो चुके हैं तो इनके माल या खून पर हम मुतल्लिक दस्तंदाजी नहीं कर सकते। मजहबी आज़ादी देने से नई हुकूमत के खिलाफ रियाया में मुखालफत के जज्बात खत्म हो गए, और बरमनों ने असर रसूख इस्तेमाल करके अवाम को नई हुकूमत से वफादार रहने की तलकीन की। सिंध में अरबों की पॉलिसी के दूररस नताइज हुए, क्योंकि जब शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई वहाँ भी उन्होंने यही स्ट्रेटजी इख्तियार की, यानी हिंदुओं के साथ अहले किताब जैसा सलूक करके उन पर जजिया मुकर्रर किया और उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे दी। सिंध में अरबों के ज़माने में इंतज़ामी हुकूमत के नताइज ये निकले कि अरब ख़वातीन का हुक्मरान तबका वजूद में आया, जिनके पास ताकत, क़ुव्वत और दौलत थी, और जो हुकूमत के आला ओहदों पर फाइज थे। इनके पास मुल्क की ज़बरदस्त ज़मीनें थीं। इनके ताउन के लिए मुकामी आबादी का कदीम मराती अरिस्टोक्रेट्स तबका था, जो नई हुकूमत से ताउन करके अपने ओहदों और जायदादों को बरकरार रखे हुए था। लेकिन इस इंतज़ाम सल्तनत में रियाया की अक्सरियत इसी तरह बगैर किसी तब्दीली के अपने कदीम हालत में रही, और इनकी मुआशरती और मुआशी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आया। तो ये मैं दो मुख्तसर से चैप्टर थे। बुक इज़ क्वाइट लेंथी, लेकिन मैंने सोचा इसमें से थोड़े से दो चैप्टर्स अपनी मर्ज़ी के इसमें देखूं। सिंध खामोशी की आवाज़, तो उम्मीद है आपको मेरा ये पसंद आया होगा लेक्चर। इस बारे में मुझे राय दीजिएगा, और आपकी राय मेरे लिए बड़ी कीमती है। इंशाल्लाह इसी तरह मैं हाजिर होता रहूँगा। जो अभी नहीं देख सके वो बाद में देख लें, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगा। अस्सलाम वालेकुम।